हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में इस क्लास में सारे वो क्वेश्चन करेंगे सेट नंबर 38 के 1/12/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड में जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज से, वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले 4500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी हमने। इसमें से 4500 में से दोस्तों इसके टोटल मतलब कि हर सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं। 45 सेट की सीरीज थी ये। 37 सेट 3700 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अभी कुछ ही सेट बचते हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, काफी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हुए भी आपको देखेंगे, और आपका सिलेबस है वो भी रिवाइज होगा। और साथ ही साथ जैसे मैथ रीजनिंग ये भी आप साथ साथ सारे हम पूरा मॉक आपके लिए लेके आते हैं। वीडियो बहुत सारी शेड्यूल पे लगी हुई है, हजारों क्वेश्चन वैसे प्लेलिस्ट में हम सोल्व करवा चुके हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और सेम टू सेम आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 38 इसका जनरल नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो आपको ध्यान रखना है, अल हिलाल के संस्थापक थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान रखेंगे 1912 में उन्होंने उर्दू में अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस टाइम पे। राइट आंसर होगा, कब लिखा गया था? 1912 में। किनके द्वारा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मौलाना अब्दुल अब्दुल या अबुल कलाम आजाद से? क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? और भी क्वेश्चन बन सकता है इनसे। पूछेगा, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसकी है? किताब बहुत पूछता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, किताबें बहुत पूछता है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो किताब है दोस्तों, वो भी किनकी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद की थी ये भी, इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखा गया था? तो ये दोस्तों एज लिमिट थी बच्चों की, आपको ध्यान रखना है 2011 के अकॉर्डिंग। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे कहा गया है, राइट आंसर होगा इसका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170, ऑप्शन फर्स्ट 500। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को संदर्भित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेक्स्ट बल्कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन सा है ऑप्शन दोस्तों रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये रिप्रेजेंट करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों दोस्तों कहता है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई थी, उनमें किन्होंने भाग लिया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी भाग लिया था, वो तो सबको पता ही होगा, लेकिन उनके अलावा ये भी ध्यान रखना है, तीनों में भाग लिया था उनके साथ तेज बहादुर सप्रू ने भी। पूछेगा, गांधी जी ने कौन से दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने लिया था दूसरे में, महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का गणगौर पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार किस दिन शुरू और समाप्त होता है? राजस्थान का गणगौर पर्व, तो ये आपको ध्यान रखना है, गणगौर त्योहार राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों चैत्र महीने के पहले दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और जो होता है माना जाता है होली के अगले दिन होता है। ठीक है, जो होता है होली के अगले दिन। और उस
उसी महीने के शुक्ल पक्ष को के तीसरे दिन समाप्त हो जाता है। उसी महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन ये समाप्त हो जाता है। राइट आंसर होगा, कह सकते हैं ऑप्शन 4, चैत्र कृष्ण का पहला दिन, कृष्ण पक्ष का पहला दिन और चैत्र शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन के बीच में, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, निजीकरण की प्रक्रिया में मापों के 3 सेट शामिल हैं। दोस्तों निजीकरण क्या होता है? जब सार्वजनिक कंपनियां निजी क्षेत्र में कन्वर्ट होती हैं उसे बोलते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। इसमें 3 माप शामिल होती हैं। एक होता है स्वामित्व, दूसरा होता है संगठनात्मक और तीसरा होता है, आपको ध्यान रखना है, परिचालन माप। लेकिन स्वामित्व माप ये भी इसमें शामिल होता है। स्वामित्व, संगठनात्मक और परिचालन, लेकिन लेखांकन माप इसमें शामिल नहीं होता। इंग्लिश में बोलेंगे ऑपरेशनल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स और ओनरशिप मेजर्स, ये सारे आएंगे, लेकिन अकाउंटिंग मेजर्स ये शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रूथ वी होल्ड, द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, ये है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, कमला हैरिस की। कमला हैरिस कौन थी? जैसे कि पहले कौन थे इससे अभी डोनाल्ड ट्रंप से पहले जॉन बाइडेन दोस्तों राष्ट्रपति थे, ये थी उपराष्ट्रपति यूएसए की, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन का मेजबान कौन सा देश है? दोस्तों 2023 में पता ही है आपको, भारत फाइनल में हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भारत। क्रिकेट से और फैक्ट बताता हूँ आपको, WCTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब की बार साउथ अफ्रीका ने जीती है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जीती है साउथ अफ्रीका ने। 2025 की दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में। चैंपियन ट्रॉफी कह सकते हैं इंडिया ने जीती है। इंडिया ने किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया है। उसके अलावा 2024 का जो वर्ल्ड कप था T20, ये भी इंडिया ने जीता था, इंडिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो एशिया T20 विश्व कप था, अभी एशिया कप था, एशिया कप भी इंडिया ने जीता है। फाइनल में हराया किसको? पाक को हराया, पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 10, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक और क्रिकेट से याद रखना, अब की बार आपको पता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पहली बार क्या जीता? आईपीएल भी जीता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटीन का कार्य शर्करा को तोड़ेगा, और जो कोशिका की सेल की जो एनर्जी है, जो फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म है, ये स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी स्टोर होती है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब पहला कहता है शरीर, कौन सा गलत है बताना आपको? शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है, ये मैंने बताया। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी सेव होती है, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन प्रोटीन, दोस्तों ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कैपेबल है फॉर मेकिंग देयर ओन प्रोटीन, ना कि नॉट। ये गलत हो गया, यही पूछा है कौन सा गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, डैश राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है, ये है। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड, ये है अनुच्छेद 254। ध्यान रखेंगे आप, संसद द्वारा, अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता से संबंधित है, और ये प्रतिकूलता के सिद्धांत के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 12, शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तान खरीदे गए अपने विशेष दासों को सैन्य सेवा के लिए प्रशासन नियुक्त करना पसंद करते थे, जिन्हें डैश भाषा में बंदगान कहा जाता था, ये कहा जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, फारसी भाषा में। याद रखना आपको, किस में कहा जाता था? फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13,
हिमालय में कौन सी नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा के समानांतर बहती है? दोस्तों गंगा के समानांतर बहती है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यमुना। ध्यान रखेंगे यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा के समानांतर दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में बहती है। क्वेश्चन नंबर 14, लाल शैवाल के वर्ग का सामान्य नाम क्या है? लाल दोस्तों कहते हैं रेड एल्गी, लाल शैवाल को कहा जाता है, इसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं इसको? रोडोफाइसी बोलते हैं। कौन से वर्ग में आता है? रोडोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान विशेषताएं? दोस्तों संविधान की विशेषताएं, पहला कहता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। दोस्तों राष्ट्रपति शासन ये गलत है, भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली में आता है, ठीक है, कौन सी प्रणाली है? संघीय, ना कि राष्ट्रपति प्रणाली, ये गलत हो गया। कठोर भी और लचीला भी, दोस्तों भारतीय संविधान कठोर भी है लचीला भी है, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कठोर भी लचीला भी, ये है विशेषता, क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 16, ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड निम्नलिखित में से किस ओलंपियन की याद में करता है? ये है राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, अभिनव बिंद्रा की। किसकी है? अभिनव बिंद्रा। ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की है और 2011 में इसको इस लिखा गया था, ठीक है, किस कब लिखा गया था? 2011 में। अभिनव बिंद्रा फेमस क्यों है? 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 डायस से संबंधित है। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, पता ही होना चाहिए आपको एक भारतीय नागरिक होने के नाते, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव व्यापार और निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सा अवयव मतलब कि फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स? सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए नई आर्थिक नीति जिसे बोलते हैं ए ई पी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों उस टाइम प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कुछ उद्देश्य था, मेन पर्पस थे, और इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को खत्म करना, अपने आप में कह सकते हैं निजी जो क्षेत्र के उद्योग थे उनको प्रमोट किया गया था, प्रतिबंधों को कम किया गया था, विदेशी कंपनियों को प्रमोट किया गया था। आयात के लिए लाइसेंस हटाना दोस्तों, ये भी अपने आप लाइसेंस में छूट दी गई थी, ये भी ठीक है। निर्यात शुल्क में वृद्धि, ये गलत है, वृद्धि नहीं की गई थी, कटौती की गई थी, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन, ये संबंधित नहीं है, कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित उद्योगों में से एक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे संविधान की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है और वह उद्योग डैश है, तो वो उद्योग है दोस्तों, ये है आएगा ऑप्शन फोर, कुटीर उद्योग, जो छोटे होते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है, मतलब कि मना है, तो ये कहा गया है, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए किस त्योहार की शुरुआत की थी? दोस्तों शिवाजी के द्वारा की गई थी, शिवाजी के द्वारा की गई थी शुरुआत, राइट आंसर होगा जो अभी भी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इसको मनाया जाता है, भगवान गणेश की चतुर्थी पर, राइट आंसर होगा, त्योहार का नाम है गणेश चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? गुप्तों को दोस्तों किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? गुप्तों को माना जाता है, ठीक है, ये उत्पन्न हुए थे वैश्य वर्ण से। किससे? वैश्य वर्ण से उत्पन्न हुए थे, ये माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया छावनी शहर का निर्माण किया था। सिरी के किले का निर्माण करवाया गया था, आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर पूर्वी भारत की मणिपुरी नृत्य भगवान डैश की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ। उत्तर पूर्वी भारत का दोस्तों मणिपुरी नृत्य माना जाता है, ये हुआ कृष्ण भगवान की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता दर वाला है, महिला साक्षरता दर वाला राज्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज बिहार। कौन सा है दोस्तों? बिहार। सबसे ज्यादा कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है, केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरला में, और सबसे कम है बिहार में। पुरुषों की भी पूछे तब भी बिहार आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत माना जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 2021 में जलवायु लचीलापन और उच्च पोषक तत्व जैसे विशेष गुणों वाली कितनी फसल किस्मों को लॉन्च किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 2021 को जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित विशेष गुणों वाली 35 फसल किस्मों को लॉन्च किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 35। क्वेश्चन नंबर 28, फुटबॉल गोल के क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन तक की दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी होती है ऑप्शन फोर, 8 फीट। कितनी होती है ध्यान रखना आपको, 8 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शीर्ष 3 सबसे अधिक बोले जाने वाली मूल भाषाओं में नहीं आती है 2021 तक? 2021 तक या दोस्तों 2025 तक, तब भी यही आंसर होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, तेलुगु। तेलुगु नहीं आती। शीर्ष 3 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में कौन सी नहीं आती? तेलुगु नहीं आती, हिंदी, मराठी और बंगाली आती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, बम्बई में प्लेग किस वर्ष फैला था? बम्बई में दोस्तों प्लेग फैला था, राइट आंसर होगा माना जाता है ऑप्शन फर्स्ट, 1896 में। कब फैला था? 1896 में। क्वेश्चन नंबर 31, 2022 में पद्म श्री प्राप्त करने वाले अंतिम जीवित शादी नर्तक की पहचान करें। इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आर मुथुक मुथुकनमल। आर मुथुकनमल, ऑप्शन फर्स्ट। 2022 में क्या मिला था इनको? पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 32, कराटे में पंच को दर्शाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पंच को बोला जाता है दोस्तों तसुकी। पंच को क्या बोला जाता है कराटे में? तसुकी बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, 2022 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित गोसाविदु सालिक हसन डैश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनका रिलेशन था ऑप्शन थर्ड, ये थे नाद स्वरम के। गोसाविदु हसन दक्षिण भारत में लोकप्रिय पारंपरिक शास्त्रीय वाद्ययंत्र नाद स्वरम के एक निपुण विद्वान और वादक माने जाते थे। ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड, और इनको मिला था मरणोपरांत 2022 में पद्मश्री पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 34, नरसिम नरसिमन समिति द्वारा अनुशंसित वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा क्या थी? व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्टैच्यूरी लिक्विड रेशियो SLR जिसको बोलते हैं हम, दैट वाज रिकमेंडेड बाय द नरसिमन कमेटी। ये थी, राइट आंसर होगा इसकी रेट थी नरसिमन समिति के द्वारा तय की गई थी, ऑप्शन थर्ड, 25%। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा है दोस्तों हरित क्रांति का जो घटक नहीं है? पहला कहता है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया था
वाई बी बीज का यूज किया गया था। हाई फसल मतलब कि हाई उपज वाले बीज बोला जाता था इनको, जिसकी वजह से इस टेक्निक का यूज किया गया था, इन बीजों का यूज किया गया था, जिससे गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। कीटनाशकों का, ये भी अपने आप में ठीक है, लेकिन खनन नहीं आएगा दोस्तों, माइनिंग ये गलत है, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। हरित क्रांति बोलेगा, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हुआ हरित क्रांति की वजह से? गेहूं का उत्पादन हुआ, फिर चावल का उत्पादन हुआ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन से बीजों को यूज किया गया था? एच वाई वी बीजों का, जो हाई उपज वाले बीज थे। क्वेश्चन नंबर 36, मध्ययुगीन वास्तुकला में सराय डैश के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान है। सरायों का निर्माण शहरों के चारों ओर एक साधारण आयताकार और वर्गाकार योजना पर किया जाता था। ध्यान रखना आपको, इसका उद्देश्य होता था यात्रियों, व्यापारियों, तीर्थयात्रियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अस्थायी आवास। मध्ययुगीन वास्तुकला में सराय अस्थायी आवास के लिए उपयोग किए जाने वाला स्थान था, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों ये दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। पूछेगा कौन से, दोस्तों गुप्त वंश के कौन से शासक को उनके मतलब कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो नाम क्या आएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ मतलब इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने इसकी रचना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, किस भारतीय संगीतकार म्यूजिशियन ने अपने 14वें स्टूडियो एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट न्यूज एज एल्बम श्रेणी में अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया, जो उन्हें 2022 में ग्रैमी अवार्ड्स में अमेरिकी संगीतकार स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ दिया गया? इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आंसर बता देना, रिकी केज। लेकिन अभी आपको याद रखना है 2024 में दोस्तों जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? ये भी आपको ध्यान रखना है, आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? रणवीर कपूर आएगा। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड याद रखना आपको, विनोद विदु चोपड़ा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 से डैश से संबंधित है। ये क्वेश्चन देखो कि कितनी बार ही पूछा जाता है। ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक सिद्धांतों से, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग साइटेडल का हिस्सा नहीं थी? ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, नगर दुर्ग क्या होता है, साइटेडल क्या होता है? मिट्टी की ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था इसको, और एक ऊंचा क्षेत्र होता था। मिट्टी के या मिट्टी की ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था, और एक क्या होता था? ऊंचा क्षेत्र को बोला जाता था नगर दुर्ग या साइटेडल। हिंदी में इसको कहते हैं गढ़। इस स्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। विशाल आंगन होता था, सस्तंभ हाल होता था, गोदाम होता था, आवासीय भवन, ये गलत है। आवासीय भवन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, भांगड़ा नृत्य दोस्तों, भांगड़ा कहाँ पे किया जाता है? मोस्ट फेमस इन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नीति संकल्पना 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनुसूची ए श्रेणी का हिस्सा है? दोस्तों ध्यान रखना आपको, 1956 के औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में क्लासिफाई किया गया था। मतलब कि अनुसूची ए में, अनुसूची बी और अनुसूची सी। अनुसूची ए 17 उद्योगों को शामिल करना राज्य की विशेष जिम्मेदारी थी, जिसमें क्या आना चाहिए? 17 उद्योगों को शामिल करना होता था अनुसूची ए में, ये आपको ध्यान रखना है। बी में 12 उद्योग, और सी में वो उद्योग आते थे जो अनुसूची ए में भी नहीं आते थे, बी में भी नहीं आते थे, उनको सी में शामिल किया जाता था। जो कुछ विशेष होते थे, कह सकते हैं अलग होते थे।
और ए में जो उद्योग आते थे इसमें शामिल होता था परमाणु ऊर्जा, हथियार, संचार, खनन, रेलवे, ये सब। राइट आंसर होगा इसका, कहता है कौन सा हिस्सा है, ए श्रेणी का हिस्सा है, इनमें से हिस्सा है, ये है ऑप्शन सेकंड खनन। क्या क्या आता है इनमें, परमाणु ऊर्जा, हथियार, संचार, खनन, रेलवे, ये इनमें आता था, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, 2022 में भारत में किस खेल संगठन ने पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए समान मैच फीस लागू की? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये की थी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने, बीसीसीआई ने। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी? कहता है निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग किण्वन प्रौद्योगिकी में किया जाता है? तो यहाँ पे इसमें यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सैकेरोमाइसिस का। जैसे कि ये क्या है दोस्तों, एक फंगस है, फंगी है, जिसका यूज जैसे कि ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उनमें बनाने में इसका यूज किया जाता है, उनको बनाने में यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है इसका, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45, सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मार्च 2019 तक डैश आदर्श ग्राम विकसित करना था। ये था इसका, शुरुआत हुई थी इसकी 2014 में और 19 तक था लक्ष्य 3, 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करना था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम 233 द्वारा चालित एक बिन शक्ति 30 किलोवाट अनुसंधान रिएक्टर है? विच ऑफ द, इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो पावर 30 किलोवाट रिसर्च रिएक्टर फ्यूल्ड बाय यूरेनियम 233? इसका नाम है, इस रिएक्टर का नाम है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कामिनी। ध्यान रखेंगे, कामिनी इज ए लो पावर 30 किलोवाट रिसर्च रिएक्टर फ्यूल्ड बाय, जिसको फ्यूल्ड किया जाता है किससे, यूरेनियम 233 से। क्वेश्चन नंबर 47, भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भूकंप के बारे में देखो, भूकंप ऊर्जा निकलने के कारण होता है, अपने आप में ठीक है, भूकंप ऊर्जा निकलने के कारण होता है दोस्तों। क्या कहते हैं, भूकंप पृथ्वी के हिलने या कंपन की क्रिया है, ऊर्जा निकलेगी तभी होगी कंपन, ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, भूकंप से लहरें उत्पन्न होती हैं जो एक दिशा में फैलती हैं। दोस्तों जो वेव बनेंगी वो एक ही दिशा में नहीं फैलेंगी, चारों दिशा में, सभी दिशाओं में फैलेंगी, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत है। एक प्राकृतिक घटना है पृथ्वी का हिलना दोस्तों, ये शामिल है, ये ठीक है। ये इलॉजिकल है, ये नहीं होगा। लहरें कह सकते हैं वेव्स हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेव्स का, ना कि एक ही डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 48, सितारा देवी लोकप्रिय उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश की नर्तक है? सितारा देवी का रिलेशन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कथक से। किससे दोस्तों, कथक से इनका रिलेशन है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 1969 में, पद्मश्री इनको दिया गया था 1973 में, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया था इनको 1995 में। कथक कहाँ का है आपको ये भी याद रखना है, यूपी का। क्वेश्चन नंबर 49, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, इन ज्वारों को क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा के निकट पृथ्वी का पानी चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में खिंच जाता है, और दोस्तों हाई टाइड उच्च ज्वार का कारण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं और ज्वार सबसे ऊंचे होते हैं, कह सकते हैं टाइड एट ए हाईएस्ट पोजीशन। इन ज्वारों को वसंत ज्वार कहा जाता है, इनको कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, वसंत ज्वार कहा जाता है, या कह सकते हैं स्प्रिंग टाइड्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या कहा जाता है, वसंत ज्वार। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार की ऊंचाई क्या होगी, पोजीशन हाई होगी, अधिक होगी, और इन ज्वारों को, इन टाइड्स को, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, वसंत ज्वार। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी थी? देखो पहले 10 साल में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, ठीक है, कह सकते हैं अंग्रेजों ने दोस्तों कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ बुरे भी किए हैं, कुछ काम अच्छे भी किए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये था सहमति की आयु विधेयक 1891, सहमति की आयु विधेयक 1891 ने
ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 साल से बढ़ाकर कर दी थी 12 साल। पूछेगा ये अधिनियम किस वॉइसरॉय के शासनकाल में पारित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पारित हुआ था वॉइसरॉय लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल में। 1891 में कौन थे? देखो मैं पूरा फैक्ट आपके क्लियर कर देता हूँ। लॉर्ड लेंसडाउन। फिर दोस्तों उसके बाद हुआ क्या? फिर लड़कियों की शादी की उम्र कर दी उसके बाद। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछेगा 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी फिर 14 वर्ष से 18 वर्ष भी हो गई थी। 14 वर्ष से 18 वर्ष। पूछेगा कौन से अधिनियम के तहत? अधिनियम का नाम है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह लिख देता हूं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम या एक्ट कह सकते हैं, 1929। इसके तहत 14 से 18 वर्ष कर दी। और आपको पता ही है बाद में तो फिर क्या कर दी थी, 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी थी। अभी प्रेजेंट में 21 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष से बाद में 21 वर्ष, ये आपको पता ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इन दोनों से। तो ये कौन सा था? सहमति, जिसमें 10 से 12 कर दी थी शादी की उम्र लड़कियों की। ये था विधेयक या कह सकते हैं अधिनियम सहमति की आयु विधेयक अधिनियम 1891।